गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 सितंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स बेस्ड हैं, ठीक है, काफ़ी हाईली फैक्चुअल्स हैं। तो हम जो क्वेश्चंस को पढ़ेंगे उसके आंसर को देखेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। हम बहुत ज़्यादा उसमें इन डेप्थ जाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न टेबल टेनिस प्रतियोगिता ITTF चेक इंटरनेशनल ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो बताइए, टेबल टेनिस प्रतियोगिता ITTF चेक इंटरनेशनल ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। टूल्स मोरेगार्ड, साथियान गुनासेकरन, सैमुअल वाकर या फिर पिंसर पिचार्ड। तो फ्रेंड, हमारा आंसर हो जाएगा साथियान, ठीक है। साथियान गुनासेकरन ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता IITF चेक इंटरनेशनल ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक भारतीय हैं, ठीक है। देखा जाए इसके बारे में तो 21 से 25 अगस्त 2021 के मध्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता ITTF चेक इंटरनेशनल ओपन ओलोमोक चेक गणराज्य में संपन्न हुआ, ठीक है। ओलोमोक जो कि चेक गणराज्य में है, वहाँ पे ये संपन्न हुआ। और इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब साथियान गुनासेकरन जो कि भारतीय हैं ने एवहेन प्रिशेपा जो कि यूक्रेन को पराजित करके इस खिताब को जीता। तो इस खिताब में जो विजेता थे वो कौन है। पुरुष एकल में जो विजेता है वो साथियान गुनासेकरन है जो कि भारतीय हैं। और इस समय पुरुष एकल में जो उप विजेता हैं वो है एवहेन प्रिशेपा जो कि एक यूक्रेन के हैं। इसमें ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, महिला एकल से भी प्रश्न आता है फ्रेंड, तो महिला एकल भी देख लीजिए। तो महिला एकल में जिया ओजिन यांग जो कि एक मोनाको की हैं, ये विजेता रहीं। और यहाँ पे देखा जाए उप विजेता कौन थी, वो मारिया टेल्कोवा जो कि रूस से थी, ठीक है। तो जिया ओजिन यांग ने रूस की मारिया टेल्कोवा को पराजित करके महिला एकल का खिताब जीता। किसमें, टेनिस प्रतियोगिता IITTF चेक इंटरनेशनल ओपन में, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है पुरुष एकल में क्योंकि साथियान गुनसेकरन ने इसको जीता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उप विजेता भी पूछता है, नाम ऐसे पूछ देता उप विजेता कौन थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ओरांग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चर्चा में चल रहा है, इसके नाम को परिवर्तन को लेकर के काफ़ी मतलब बातें चल रही हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये देख लेते हैं किस राज्य में है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, लद्दाख। तो फ्रेंड, हमारा आंसर हो जाएगा ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है, ठीक है, असम में है। इसके बारे में देख लेते हैं चर्चा में क्यों है ये। तो हाल ही में असम कैबिनेट ने ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला लिया, ठीक है। क्योंकि इसके पहले जो ये जो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का जो फ्रेंड पूरा नाम है वो राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है। और वहाँ की कैबिनेट ने, असम की कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम इस राष्ट्रीय उद्यान से हटा दिया जाए और मात्र ओरंग राष्ट्रीय उद्यान रहने दिया जाए। कारण यह है कि ओरंग नाम जो है वो आदिवासी और चाय जनजाति समुदाय की भावनाओं से जुड़ा है। इसीलिए असम कैबिनेट ने राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके ओरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है, ठीक है। चलिए आइए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं। तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम के दारंग और सोनितपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। इस उद्यान को 1985 में से वन्यजीव अभ्यारण्य नाम दिया और 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। देखिए फ्रेंड, असम के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। असम में आप वन्यजीव अभ्यारण्य जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये सारी चीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना। और हमने अपने 2-3 दिन पहले की भी जो करंट अफेयर्स की क्लास में हमने आपको वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा किया था। और वहाँ पर भी जो 2 नए राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल किए गए थे, बताया ही गया था। एक देहिंग है, देहिंग पट्टिकाई, ठीक है, और दूसरा आपका है रायमोना, ठीक है। इसी के साथ वहाँ पे कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए फ्रेंड, वहाँ पे 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ठीक है। देहिंग पट्टिकाई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान 2 नए शामिल किए गए हैं। और इसी के साथ असम जो है 7 राष्ट्रीय उद्यान के साथ तीसरे नंबर पर आ जाता है, ठीक है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किसके पास है फ्रेंड, मध्य प्रदेश के पास है, 12 है।
अंडमान निकोबार के पास 9 है, इसे दूसरे स्थान पे, और तीसरे स्थान पे असम आ गया 7 राष्ट्रीय उद्यान के साथ। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए लगातार असम के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो चर्चा में बने हुए हैं, और 18 वन्यजीव अभ्यारण्य है वहाँ पे। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से जो भी चर्चा में है उसको देखते हुए चलना। बाकी मैं आपको बताती हुई चलूँगी, कवर कराती हुई चलूँगी, ठीक है। रिवीजन भी साथ में इसी तरह कराऊँगी, जब जब न्यूज़ में वो चीज़ रहेगी आपको पुराने भी चीज़ कनेक्ट करते हुए चलूँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस संस्था के द्वारा दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया गया, ठीक है। प्लांट बेस्ड यानी कि पौधे पर आधारित होगा ये, और स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जो आपके वायु को शुद्ध करेगा, प्यूरीफाई करेगा, ये दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड बनाया गया है एयर प्यूरीफायर। किस संस्था के द्वारा बनाया गया है देखते हैं। आईआईटी रोपड़, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, या फिर ए और सी दोनों के संयुक्त रूप से। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा आईआईटी रोपड़ और आईआईटी कानपुर। तो इन दोनों के ही संयुक्त रूप से दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जो है वो विकसित किया गया है। इसके बारे में देखें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ और कानपुर, और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय ने संयुक्त रूप से यूब्रिथ नामक एक जीवित पौधे आधारित वायु शोधक लॉन्च किया, ठीक है फ्रेंड। ये जो एयर प्यूरीफायर है उसका नाम क्या है फ्रेंड, यूब्रिथ लाइफ, ठीक है। यूब्रिथ लाइफ जो है फ्रेंड वो देखा जाए तो इंडोर एयर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होगा। इंडोर मतलब होगा कि जैसे जो इंडोर्स होते हैं, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ऑफिस हो गए, घर हो गए, ये क्या है, ये इंडोर प्लेसेस हैं। और यहाँ की जो हवाओं को शुद्ध करने का जो कार्य करेगा उसी को क्या कहा गया, यू ब्रिथ लाइफ को एक तरीके से यू ब्रिथ लाइफ इसका नाम दिया गया है। ये जो टेक्नोलॉजी है वो यही काम करेगी, ठीक है। तो उसी को ये बढ़ाता है। और इसके बारे में देखें और जाएं डेप्थ, तो यह जो है यह दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर है, जिसको विकसित कौन कर रहा है, वो कर रहा है अर्बन एयर लेबोरेटरी द्वारा किया जा रहा है, जो कि आईआईटी रोपड़ का स्टार्टअप कंपनी, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, अर्बन एयर लेबोरेटरी ये भी नाम दे सकता है, ठीक है। यूवी ब्रिथ को विकसित कौन कर रहा है, अर्बन एयर लेबोरेटरी के द्वारा किया जा रहा है, और ये आईआईटी रोपड़ की स्टार्टअप कंपनी है। यू ब्रिथ लाइफ टेक्नोलॉजी के बारे में देखें तो यह तकनीकी जो है हवा को शुद्ध करने वाले प्राकृतिक पत्तेदार पौधों के माध्यम से काम करते हैं। फ्रेंड हवा को शुद्ध करने वाले कुछ प्लांट्स होते हैं, इंडोर्स होते हैं, जैसे स्नैक प्लांट हो गया, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो घर के अंदर लगाए जाते हैं, और ये घर के हवाओं को शुद्ध करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। ये टेक्नोलॉजी उसी पे आधारित होगी, ठीक है। तो ये कमरे की हवा में जो पत्तियों के साथ संपर्क करते हैं जितने भी, और जैसे ही वो संपर्क में आएगा तो मिट्टी जड़ के क्षेत्र की ओर जाती है, जहाँ अधिकतम जो है प्रदूषक वो शुद्ध होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा किसके द्वारा विकसित किया गया है, नाम क्या है, ठीक है, कंपनी कौन सी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा रेमन मैग्नेसे पुरस्कार, ठीक है, जिसे हम एशिया का नोबेल कहते हैं। तो रेमन मैग्नेसे पुरस्कार 2021 की विजेता सूची में निम्नलिखित में से किसका नाम शामिल नहीं, ठीक है। अभी हाल ही में विजेताओं की सूची को घोषित किया गया है, इसमें देखिए किसका नाम शामिल नहीं है। डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, स्टीवन मुंशी, या फिर रवीश कुमार। फ्रेंड ये रवीश कुमार का नाम शामिल नहीं है रेमन मैग्नेसे पुरस्कार 2021 में। तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। एशिया का सर्वोच्च सम्मान रेमन मैग्नेसे पुरस्कार 2021 विजेताओं की घोषणा की गई है, जिसमें इस वर्ष 5 प्राप्तकर्ता शामिल हैं, ठीक है। इस पर 5 लोगों को ये दिया जा रहा है एशिया का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। इसे एशिया का सर्वोच्च सम्मान कहते हैं, एशिया का नोबेल भी कहते हैं। और ये फ्रेंड जो पुरस्कार होता है देखा जाए तो ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में, ठीक है, जिन्होंने एशिया में गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी को कम करने में, समाज के विकास में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ऐसे व्यक्तियों को रेमन मैग्नेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसे इस वर्ष 5 लोगों को दिया जा रहा है। ये 5 लोग कौन हैं? डॉक्टर फिरदौसी कादरी जो कि बांग्लादेश से संबंधित हैं, मोहम्मद अमजद साकिब जो कि पाकिस्तान से हैं, स्टीफन मुंशी जो कि फिलीपींस से हैं, वॉचडॉग एक संस्था है इंडोनेशिया की, और साथ ही साथ रोबर्टो बेलोन जो कि एक अमरीकी हैं। ये 5 लोगों को इस बार दिया जा रहा है, ठीक है, रेमन मैग्नेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। रेमन मैग्नेसे पुरस्कार के बारे में अगर बात करें तो रेमन मैग्नेसे पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के समकक्ष, ठीक है। इसे नोबेल पुरस्कार एशिया का नोबेल कहा जाता है, साथ ही साथ ये एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की बात करें फ्रेंड तो यह पुरस्कार जो है
फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। कब से देना शुरू किया गया, इसकी स्थापना देखा जाए तो इस पुरस्कार की स्थापना 1957 में की गई थी और यह पहला पुरस्कार जो दिया गया था वो 1958 में भारत के विनोबा भावे को प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है। ठीक है, बिम्स्टेक जो देश है उसमें जो कृषि विशेषज्ञों की जो बैठक की गई है 8वीं बैठक, उसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर फ्रांस। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, तो बिम्स्टेक देशों की जो कृषि विशेषज्ञों की बैठक हुई थी 8वीं बैठक, उसकी जो अध्यक्षता की है वो भारत ने किया है। किसके द्वारा देखा जाए तो भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंगाल की खाड़ी पहल के बहुराष्ट्रीय बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो देशों के कृषि विशेषज्ञों के 8वीं बैठक की मेजबानी की है। इस बैठक में देखा जाए तो इस बैठक के दौरान अध्यक्षों ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 और विश्व स्तर पर कृषि और खाद्य प्रणालियों में हो रहे परिवर्तनकारी पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। फ्रेंड देखा जाए जो इसमें जो बिम्स्टेक के जो प्रारंभिक क्षेत्र थे उसमें 6 क्षेत्र माने जाते थे। 6 क्षेत्र शामिल थे। कौन कौन से थे, ये प्रौद्योगिकी हो गया, ट्रेड हो गया, एनर्जी हो गया और जैसे ये परिवहन, मत्स्य, पर्यटन, ये सारे क्षेत्र पहले शामिल थे। 6 क्षेत्र। ठीक है, कौन कौन से, प्रौद्योगिकी, व्यापार, ऊर्जा, परिवहन, मत्स्य, पर्यटन। बाद में इसके क्षेत्र को एक्सपेंड किया गया, बढ़ाया गया, 14 क्षेत्रों तक बढ़ाया गया इसको, जिसमें से कृषि को भी शामिल किया गया। तो जब कृषि को शामिल किया गया तो इसी आधार पे ये जो 8वीं बैठक हुई है जिसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पे चर्चा की गई थी वो जो विश्व स्तर पे जो कृषि में परिवर्तन हो रहा है, जो खाद्य सिस्टम में, जो उनकी प्रणालियों में परिवर्तन हो रहा है, उसी को लेकर के इस बैठक में मुख्य बिंदु थे, उसी पर प्रकाश डाला गया था। ठीक है, इस 8वीं बैठक में जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है। बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं। तो बिम्स्टेक जो है ये 7 देश शामिल हैं इसमें और ये 7 देश देखा जाए कौन कौन से हैं। 5 जो हैं दक्षिण एशिया के हैं जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, और 2 देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी एशिया जिसमें म्यांमार, थाईलैंड है। तो फ्रेंड जो बे ऑफ बंगाल आप देख रहे हैं उनसे लगे हुए जितने भी देश हैं वही बिम्स्टेक को बनाते हैं मिलकर के आपस में। और इस बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी वो 1997 में हुई थी। किस उद्देश्य से हुई थी कि इस क्षेत्र में आपसी व्यापार, संपर्क और सांस्कृतिक, तकनीकी और आर्थिक विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, तो जो बिम्स्टेक है जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी उसमें बेसिकली क्या है कि ये जो बे ऑफ बंगाल से लगे हुए जितने भी देश हैं, ये 7 देश, ये आपस में अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, आपस में अपने संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे का मतलब एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे को सहयोग करके अपने क्षेत्र का आर्थिक विकास करेंगे। इसी उद्देश्य से बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी 1997 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास। बहुराष्ट्रीय अभ्यास जैपेड 2021 का आयोजन किस देश में हुआ। किस देश में हुआ देख लेते हैं। ये इस अभ्यास का आयोजन जर्मनी, रूस, अमेरिका, जापान। तो फ्रेंड इस जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जैपेड का आयोजन अभी चल ही रहा है और ये चल रहा है रूस में चल रहा है। देखा जाए ये 13 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर यानी कि 13 दिवसीय ये जो अभ्यास है ये चल रहा है, रूस में चल रहा है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो रूस के निजनी में आयोजित हुई बहुराष्ट्रीय अभ्यास जैपेड 2021 में भारतीय सेना का एक दल ने भाग लिया। भारतीय सेना का एक दल भी लिया भाग, यहाँ पे भाग होना चाहिए था। ठीक है, यह अभ्यास देखा जाए किससे संबंधित है, आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ये अभ्यास किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत की ओर से देखा जाए तो नागा बटालियन जो है, नागा बटालियन समूह भाग लेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में और देख लें फ्रेंड। और इसी के साथ साथ अगर इस अभ्यास की फ्रेंड बात करें तो ये जो अभ्यास है इसमें काफ़ी ज़्यादा 1 दर्जन से अधिक जो देश उसमें शामिल हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि जो चीन है, चीन और पाकिस्तान को भी पर्यवेक्षक के रूप में इस अभ्यास में शामिल कर ही लिया गया है। ठीक है, तो एक तरीके से ये चीन और पाकिस्तान को पर्यवेक्षक के रूप में इस देश में शामिल किया जाएगा इस अभ्यास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा सुपर टेक ट्विन मामला
किस राज्य से संबंधित है। फ्रेंड ये मैं पढ़ रही थी, इसको मैंने इसलिए डाला क्योंकि आप ही के लिए इम्पॉर्टेंट है। सुपर टेक ट्विन मामला जो है इसके बारे में देख लो, तो ये बिहार से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो फ्रेंड ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन की हूँ क्योंकि ये सुपर टेक ट्विन मामला जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का इस पर डिसीजन आया था और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल भी हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको शामिल की हूँ। देख लेते हैं ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने वाले ट्विन टावरों को गिराने का आदेश दिया। ठीक है, तो जो आपका जो बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया गया है, ये जो सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसमें इसका उल्लंघन किया गया है। इसी के कारण इन टावरों को गिराने के लिए, इन ट्विन टावरों को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो इसीलिए ये जो सुपरटेक ट्विन जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। ठीक है, 3D प्रिंटेड जो स्टील जो पुल है वो किस देश में खोला गया है, किस देश में खोला गया है? ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, नीदरलैंड। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा जो दुनिया का पहला जो 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज की ओपनिंग हुई है वो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में हुई, तो आंसर नीदरलैंड हो जाएगा। एम्स्टर्डम दे तो एम्स्टर्डम होगा। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का अनावरण किया गया है और यह परियोजना जो है एम्स्टर्डम शहर के, जब ये पुल बन रहा है तो किसी नदी पे ही बनेगा। वो नदी देख लीजिए कौन सी है, ओडेडिस्ट आपका, और ये है आपका ऑस्टरबर्गवाल। ठीक है, ऑस्टरबर्गवाल में जो नहर है उसी के ऊपर ये बनाया जा रहा है। ठीक है, काफ़ी टफ इनके नेम होते हैं, जितनी बार भी पढ़ो फिर भी वही प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज बनाया जा रहा है दुनिया का पहला, ये नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में बनाया जा रहा है। किस नदी पे बनाया जा रहा है? ओडेडिट्स ऑस्टरबर्गवाल में। ठीक है, बर्गवाल नदी पर बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 2021-22 की पहली तिमाही में भारत की GDP, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विकास दर बढ़कर कितनी हो गई है? पहली तिमाही में कितनी हुई है? 20.1, 13.2, 16.4 या फिर 17.5। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा 20.1। ठीक है, पहली तिमाही में भारत की GDP विकास दर बढ़कर कितनी हो गई है? 20.1। इसके बारे में देखें, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून 2021 तक भारत की आर्थिक वृद्धि तिमाही में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जो कि कितनी है? 20.1। ठीक है, और जो कि इसका जो अनुमान लगाया गया था वो उससे धीमी है, और किसके द्वारा? RBI ने इसका जो अनुमान लगाया था कि जो भारत की जो पहली क्वार्टरली जो होगी, जो विकास दर होगी, जो आपकी वृद्धि दर होगी वो 21.4 था, लेकिन ये 20.1 ही था। तो देखिए फ्रेंड, जो GDP फ्रेंड क्या होता है? GDP क्या होता है? जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के भीतर जो एक वर्ष के अंदर जो किसी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसकी गणना देखा जाए दो तरह से होती है। किस तरह से? एक तो नॉमिनल GDP होता है जिसे हम नाम मात्र GDP कहते हैं, एक नॉमिनल है और दूसरा आपका रियल है, यानी कि वास्तविक GDP। तो आपका वर्क ये है, मुझे ये बताना कि कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख के बताएंगे कि नॉमिनल GDP क्या होता है और रियल GDP यानी कि वास्तविक GDP क्या होता है, मुझे आप ये बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है आज का कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मानद सनद के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है फ्रेंड, ऐसे ही प्रश्न हमारे बनते हैं RO वगैरह में। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में जो मानद सदस्य के रूप में पहले भारतीय शामिल किए गए हैं, देखते हैं कौन है। S ज्ञानसेकस, दोरजे अंगुची, VK जगपाल, सोनम वांगचू। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा दोरजे आंगचुकी। ठीक है, दोरजे आंगचुकी ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। 11 सदस्य शामिल किए गए थे जिसमें एक भारतीय भी हैं जिनका नाम है दोरजे आंगचुकी। इनके बारे में देख लीजिए तो लद्दाख स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के इंजीनियर दोरजे आंगचुकी को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो आपका जो भारतीय खगोलीय वेधशाला कहाँ पे है? लद्दाख में, लद्दाख के लेह में। ठीक है,
और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसको शामिल किया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में। आपके वहाँ के इंजीनियर हैं भारतीय खगोल वेधशाला के इंजीनियर जिनका नाम है दोरजे आंगचुकी, इनको शामिल किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे में। तो और ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में शामिल होने वाले ये पहले भारतीय हैं, ठीक है। और ये जो इंटरनेशनल यूनियन जो है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, ये पेशेवर खगोल शास्त्रियों का संगठन है। इसका हेडक्वार्टर, मेन चीज़ इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर जो कि पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है हेडक्वार्टर, ठीक है। तो इस तरीके से था हमारा जितने क्वेश्चंस थे। अब आइए फैक्ट्स ऑफ द डे स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्स ऑफ द डे में है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? JB महापात्रा को। अब आपका वर्क ये है फ्रेंड, मुझे ये बताना है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्सेस का जो कि एक संगठन है, जो बोर्ड है, इसका गठन किसके आधार पर किया जाता है? क्या ये एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक बॉडी है, या फिर एक सांविधिक बॉडी यानी कि या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है? अगर ये संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक बॉडी है, तो किस अनुच्छेद के आधार पे इसका गठन किया जाता है? और अगर ये सांविधिक निकाय है तो किस अधिनियम के द्वारा इसका गठन किया जाता है? तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, ठीक है। ये आपका वर्क है। विश्व नारियल दिवस जो है मनाया गया है 2 सितंबर को मनाया गया है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस था। टोक्यो पैरालंपिक में P1 पुरुषों की एयर पिस्टल SH1 श्रेणी में कांस्य पदक विजेता कौन रहे हैं? सिंहराज अधाना को मिला है, ठीक है। इन्होंने पिस्टल में, एयर पिस्टल SH1 श्रेणी में कांस्य पदक जीता है और सिंहराज अधाना है। राज्यसभा के महासचिव जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं PP के रामचरुल को, ठीक है। इनको राज्यसभा का महासचिव बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख ने राज्य पक्षी और राज्य पशु घोषित किया, ठीक है। चूँकि अब लद्दाख जो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसने अपना हाल ही में अपना राज्य पक्षी और राज्य पशु घोषित किया है। तो वहाँ का राज्य पक्षी क्या हो जाएगा फ्रेंड? काली गर्दन वाला सारस, ठीक है, राज्य पक्षी है। और हिम तेंदुआ जो कि वहाँ का राज्य पशु है लद्दाख का। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? अवनी लेखरा को। अवनी लेखरा फ्रेंड जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में देखा जाए तो शूटिंग में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH प्रतिस्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इस खेलों में जो गोल्ड मेडल जीतने वाली है पहली भारतीय भी थी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मात्र 19 वर्ष की इनकी उम्र है। इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो इनको राजस्थान की सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची से हटाया गया, किसका नाम हटाया गया? लिवरपूल को वहाँ से हटा दिया गया, उसके नाम से हटा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चिंगमंगलूर में मसाला पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, किस सरकार के द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है चिंगमंगलूर में। कहाँ पे? तो ये कर्नाटक में है। इस तो ऐसे भी उलट के प्रश्न कर सकते हैं। बुक है जिसका नाम है बनारस ऑफ गॉड ह्यूमन्स एंड स्टोरीज। पुस्तक के लेखक कौन है? 2 लोगों ने लिखा है इसको, नीलोश्री विश्वास और इरफान नेबी। एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है #फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग नामक अभियान की शुरुआत किसने किया है? रुपे के द्वारा। #फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान की शुरुआत की गई है रुपे। उत्तर प्रदेश स्पेशल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल में इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे बड़ी जो लियोन बैटरी फैक्ट्री है, ठीक है, लिथियम बैटरी फैक्ट्री का स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है? वो किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी जो लिथियम जो बैटरी है उसकी स्थापना, उस बैटरी की फैक्ट्री की स्थापना ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना के तहत बुंदेलखंड के 4 जिलों में बायोगैस प्लांट की स्थापना की जाएगी। तो ये जो 4 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? बांदा, झांसी, ललितपुर, जालौन, ठीक है। तो बुंदेलखंड के 4 जिलों में किया जा रहा है गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट की स्थापना। ये कौन कौन से जिले हैं?
बांदा, झांसी, ललितपुर, जालौन, नाम याद होना चाहिए आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए 26 जुलाई को निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, जिसका up.mygovernment.in, ये पोर्टल का नाम याद रख लीजिएगा। ये जनता से संवाद के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। कब किया गया? 26 जुलाई को। 26 जुलाई को फ्रेंड क्या मनाया जाता है? कारगिल दिवस। ठीक है, कारगिल दिवस मनाया जाता है। जलकुंडी परियोजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश की जलकुंडी परियोजना बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है। डायरेक्ट प्रश्न इससे आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं जसवंत सैनी को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष के भी नाम एक बार देख लीजिएगा आप लोग। कुपोषित बच्चों को सेहतमंद बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अभियान शुरू किया गया, उस अभियान का नाम क्या है फ्रेंड? संभव अभियान। तो संभव अभियान किससे संबंधित है? कुपोषित बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया गया वो अभियान है संभव अभियान। और देखिए इस समय देखा जाए तो पोषण माह भी चल रहा है, जो कि 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक चलेगा पोषण माह। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बात भी किया था। महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? अयोध्या में। ठीक है, तो महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय की स्थापना अयोध्या में की गई। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। आज मैंने कोई मैप नहीं दिया था आप लोगों को, और ना ही कोई पिक लगाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं लग रहा था। आज के जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल डायरेक्ट फैक्ट्स वाले थे, इसलिए मैंने नहीं लगाया। बाकी जितने भी सारी चीज़ें थी मैंने उनको कवर करने की कोशिश की जो इंपॉर्टेंट थी। और फ्रेंड थैंक यू, आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा मुझे आंसर्स भी मिल रहे हैं, और कोशिश करिए, और थोड़ा सा और कोशिश करेंगे और अच्छा होगा, आपके ही अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी जो मैंने वर्क दिया है मुझे बताएंगे आप कि जीडीपी से रिलेटेड बताएंगे, जो नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, और साथ ही साथ मुझे सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के गठन के बारे में बताएंगे कि वो एक संवैधानिक संस्था है या फिर सांविधिक संस्था है। ठीक है, ये सारे आज मैंने आप लोग को वर्क दिया है। और फ्रेंड सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें। फ्रेंड आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, प्लीज़ लाइक तो करो कम से कम, और शेयर करो, कम से कम शेयर भी करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, आपके कमेंट्स मिलेंगे, उतना ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा और उतना ही मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करो आप। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।